अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। आज हिंदी में पारिवारिक शेयरिंग है। हमारे साथ हसमुख भैया और मधुमती दीदी है। तो हसमुख भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भैया मैं आपका और दीदी का छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। भैया आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है और लास्ट 24 ईयर से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। भैया दाहोद गुजरात से है। भैया आप मॉर्निंग सेशन के साथ 9 बैच से जुड़े हुए और इनफैक्ट भैया की ये तीसरी शेयरिंग है। भैया ने बहुत सारे वर्कशॉप्स को अटेंड किया है, मोस्टली इन ऑनलाइन मोड, और साथ में भैया ने सार सत्र भी किया हुआ है। भैया के साथ में आज मधुमती दीदी भी शेयरिंग को रखेगी। दीदी सर्टिफाइड जुम्बा डांस इंस्ट्रक्टर है और दीदी अपना जुम्बा डांस स्टूडियो और जिम की भागीदारी करती है। और दीदी भैया और भैया साथ में ही अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं, तो दोनों का स्वागत है। भैया अभी आप शुरू कर सकते हैं और साथ में दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते शर्मिला दीदी। अब मेरा परिचय तो भैया ने दे दिया है। मेरे परिवार में हम 3 भाई बहन हैं। मेरे से एक बड़ा भाई है, वो माइक्रोबायोलॉजी और उसका खुद का लैब है। मेरी एक बहन है, वो टीचर है। और मेरी मेरी मम्मी पापा है वो हमारे पुश्तैनी गांव, जहाँ हमारी खेती बाड़ी और जमीन है। हमारा गांव 25 घरों का ही है, उसके आसपास हमारी जमीनें रहती है। तो हम इस छोटे से गांव में ही पले बड़े हुए हैं। और मेरे मम्मी पापा वहीं पे ही रहते हैं। जब भी उनको कुछ परेशानी होती है, शरीर में दिक्कत होती है, तो वो हमारे पास आ जाती है। और उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो वापस गांव चले जाते हैं। और मेरे परिवार में मैं और मेरी धर्म पत्नी मधुमती जी, वो जुम्बा डांस इंस्ट्रक्टर हैं और जुम्बा का स्टूडियो चला रही थी। बीच में हेल्थ की इश्यू की वजह उसने बंद किया था, मगर वापिस अब चलाने जा रही है। और मेरी एक बच्ची है जेल, वो बीए साइकोलॉजी टोरंटो में अभी कंप्लीट करने आई है। वो उसका ग्रेजुएशन खत्म होने आया है और वो अब इंडिया मूव करना चाहती है फर्दर स्टडी के लिए। और मेरा सन जल, वो अभी 12th साइंस में वो जी एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है। तो मेरा बचपन तो वो छोटे से गांव में ही मैं पला बड़ा हूँ। तो मैं मूल मूल रूप से हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारा परवरिश उसी हिसाब से हुआ है। और छोटे से गांव में पले बड़े होने के कारण जो ज्यादा लोगों का एक्सपोजर हमको उस टाइम तो नहीं मिला। फिर छोटी सी जो 12 साल की उम्र तक, बाद में हम हायर स्टडी के लिए 8th के बाद हम हॉस्टल में गए, तभी दूसरे लोगों का एक्सपोजर मिला। और दुनिया क्या है, कैसे चलती है, वो हम अच्छे से वहाँ देख पाए। तो अब अभ्यास 1 और 2 में क्या समझ बनी, तो उससे पहले मेरे को देखना पड़ता क्या समझ बनी। तो मैं इस समझ से पहले मैं नासमझी में कहाँ था, वो देखना पड़ेगा। तो मैं ये इस प्रस्ताव को मेरे पास आने से पहले मैं जो चीजें देखता था, जो देखने की एक दृष्टि थी, वो कुछ सही नहीं थी। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे क्लिनिक में मरीज आते हैं। तो जो मैं डॉक्टर के सीट पे तो बैठता था, मगर मैं सीट पे 100% नहीं रहता था। मैं मेरे अंदर से कोई एक रेस्टलेसनेस, एक दौड़ सी चली रहती थी। मैं कुछ ये कुर्सी में बैठा हूँ, मगर कुछ कहीं आगे ही चला जाता था। और कुछ न कुछ आगे दूसरी बात चलती रहती थी। तो मरीज आते थे तो उनको जो देखता था उसको पूरी तरह देख नहीं पाता था। और जहाँ मेरी आगे की दौड़ है, वो जो अंदर
साथ उस मरीज को देखता तो रेस्टलेस होके मैं देखता था। तो वो जो मरीज को एक 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 बंदा आया है, उसको मेरे को दवाई देनी है और पैसा लेना है, उसको ठीक होना है, उसको शरीर के रूप में ही देखता था और मेरे को ये पैसे मिल जाएँगे और मेरा निर्वाह चल जाएगा, ऐसा ऐसा ही चल रहा था। तो उस चीज़ से मैं अंदर से ये प्रैक्टिस के मेरे को खुशी नहीं मिल रही थी, पर पता नहीं चल रहा था, पैसे तो आ रहे थे, मगर एक फ़ील नहीं आ रहा था। पैसे आ रहे थे, फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी, मगर जो सुकून चाहिए जो, वो सुकून नहीं मिल रहा था। और ये प्रैक्टिस से कुछ और दूसरा कुछ करे, ऐसे करके हर जगह दूसरे प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ अलग-अलग ट्राई किया, कि यहाँ से जाएँगे तो हमको और हम सफल हो जाएँगे। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, मगर हर जगह जैसे यहाँ क्लिनिक में हम एज़ अ डॉक्टर फेल रहे हैं, उसी तरह हर जगह फेल ही रहे और तृप्ति नहीं पा पाए। ऐसी एक मेरी स्थिति थी। तो अब और मेरा एक जीवन में एक मैं अध्ययन में ये जो चीज़ें चल रही थी उसको देख पा रहा था और ये मेरा एक साथ-साथ में अभ्यास भी चल रहा था। मेरे प्रश्न भी थे जीवन में, वो मेरे यंग एज से ही कि मैं कौन हूँ? मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते थे। उसके रिगार्डिंग भी मैं सुनता रहता था और उस जो सवाल को ढूँढने का प्रयास तो मेरा एक ओर चला ही रहता था। मगर एक ओर ऐसा ये फिज़िकल फैसिलिटी के मोड में जीने का भी एक अभ्यास बना रहता था। तो दोनों साइड पैरेलल चलती जा रही थी, मगर दोनों का मेल नहीं था। 2 ट्रैक मर्ज नहीं हो पाते थे। तो अब अभ्यास की मैं बात करूँ और मेरा जो पूरा जो मैं ये दर्शन से जुड़ा हूँ, वो पूरा अभी तक डिजिटल ही रहा हूँ। मेरे जीवन विद्या शिविर की किए वो भी डिजिटल हैं, ये सार सत्र किया है वो भी डिजिटल ही किया है। अपना ये जो अ, अध्ययन बिंदु शिविर महेंद्र भैया का मैंने किया है वो भी डिजिटल ही हुआ। मगर ये प्रस्ताव से जुड़ना ऐसा हुआ कि मेरी श्रीमती जी वो ही जीवन विद्या शिविर में गई थी और मैं क्लिनिक में बैठे-बैठे ही इसको सुन रहा था। वो मेरे को रिकॉर्डिंग वहाँ से शेयर कर रही थी, तो मैं सुनता जा रहा था। तो ये प्रस्ताव मेरे को स्वीकार्य होता जा रहा था बैठे-बैठे ही। फिर अध्ययन में ये 2023 चलो 2 ढाई साल हुआ हम जब से इस दर्शन से जुड़े, तब से कभी भी अलिप्त नहीं हुए। हर दिन उससे जुड़ा ही रहा हूँ। और जब भी नहीं जुड़ता हूँ, तो एक खाली-सा मेरा समय कहाँ चला गया, ऐसी बात आ जाती है अंदर से। तो अभ्यास एक की अब बात मैं करूँ, तो मैं के द्वारा मैं को देखना। तो मेरे को मेरे में चल रही जो कल्पनाशीलता है, उसमें जो विचार चल रहे हैं, उसमें जो भाव चल रहे हैं, उस भाव और विचार को मैं देख पाता हूँ। फर्स्ट बैच में जब कुमार भैया बोल रहे थे, "ये देखो", तो देखने के लिए बैठा मगर वो सब ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिखता था। मगर अब अच्छी तरह से देख पाते हैं, उस भाव को भी देख पाते हैं और भाव से उस भाव को दे मैं कैसे लेता हूँ, उस भाव से वो भाव सहज है कि असहज, वो भी देख पाता हूँ और अभी इस क्षण मैं सहज हूँ कि नहीं वो भी पता चलता है और ये भाव वो कौन बनाता है? इस भाव सहज है कि असहज है, उसका निर्णय कौन लेता है? तो वो निर्णय भी मैं ही लेता हूँ, ये भी स्पष्टता बनी है क्योंकि जो मेरी जो वर्तमान स्थिति पे मैं सजग होके जो ध्यान देता हूँ, तो यही बात आती है कि ये जो भाव जो चल रहे हैं, जो सजग होते हैं, तो वो चलाने वाले तो मैं ही हूँ। चाहे वो मेरी मान्यतावश चला रहा हूँ, चाहे वो सही समझ के आधार पर चला रहा हूँ। अल्टीमेटली उसको जो परमिशन देने वाला तो मैं ही रहता हूँ। तो ये बात समझ में आने से
एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मेरी आज जो वर्तमान स्थिति है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, जो भी हूँ, उसके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ। और मेरे भूतकाल में भी मेरी कोई भी स्थिति रही है, तो उसके लिए भी मैं ही मेरी जो समझी नासमझी वही जिम्मेदार हैं। दूसरे तो रोल अपना प्ले करते हैं, मगर मैं जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। ये भाव बनने से मेरे अंदर जो शिकायतें जो करने का जो एक पैटर्न सा बना हुआ था, ब्लेमिंग मोड था, वो काफ़ी हद तक गिर गया है। और ये गिरने से ही काफ़ी सुकून महसूस होता है। और ये जो अ, ये सुकून वाली बात है, जितनी पल सुकून से जाती है, वही पल बची हुई पल को हम अभ्यास और अध्ययन और अभ्यास में लगा पा रहा हूँ। और अपने को ज़्यादा अज्ञान के पथ पर और अपने को स्वयं को उतना ही मैं ज़्यादा देख पाता हूँ खुद को। तो अब ये जो भाव को डिसाइड करने वाली बात, ये अब तक हम 4 चौथा स्टेप हम कम चौथे स्टेप तक हम आ चुके हैं। और 5 पा जो ये मैं भाव और विचार जो मेरे डिसाइड हो रहे हैं, उसका आधार क्या है? मान्यता है कि सही समझ? तो स्वयं में देख पाता हूँ, मान्यतावश ही जीना अब तक पूरा हुआ है। तो उसके गहरे ट्रैक मेरे अंदर मान्यतावश जीने के ट्रैक बने हुए हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। वो ट्रैक भी जो मैंने ही जिसको ज़्यादा कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जिसको मैंने ज़्यादा ही उस ट्रैक पे चला हूँ, तो वो गहरे हैं। जैसे कि मैं स्वयं को शरीर मान के जो चला हूँ इतना, शरीर के साथ तदाकार होके जो मेरा जीना हुआ है, शरीर मान के जीना हुआ है, वो एक सबसे बड़ा गहरा ट्रैक है। उसके बाद आती है कि मैं स्वयं को शरीर मानना, शरीर मानते हुए मैं दूसरों से विशिष्ट हूँ, ये मानना दूसरा बड़ा ट्रैक है। और इसी आधार पे और सभी ट्रैक बने जा रहे। फिर तो वो जो दोनों बेस ही गलत हो गए, रास्ते ही गलत हो गए, तो बाकी सभी मान्यताएँ उस पे तो वो सही गलत रहती हैं, वो अस्तित्वगत सच्चाई से जुड़ी हुई कभी रहती है या नहीं रहती है। तो जो तो मेरा ये मेन मान्यता को बात करूँ, तो पर्सनली तो जो अपोजिट सेक्स है, स्त्री के प्रति जो आकर्षण वाला जो ट्रैक था, वो बहुत ही गहरा था। और ये गाड़ियाँ मुझे बहुत आकर्षित कर रही है, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी मेरा बहुत ट्रैक गहरा है। वो हम सामने आते तो हम उसको अपने आप में प्रभावित हो जाना और दबाव महसूस करना, वो दोनों हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वो मैं देख पा रहा हूँ। जो गहरे ट्रैक है, उस पे मेरे को ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, बहुत ही सजगता से उसको देखना पड़ता है, वरना उसमें कब बह जाए वो पता नहीं रहता है। और सही समझ, इस प्रस्ताव ने जो समझ दी है, एक दर्शन दिया, एक दृष्टि दी है, उससे हम देख पाते हैं, उसका उसका जो ग्लिम्स मिले हैं जीने के, तो उस ग्लिम्स को हम हमारे पुराने जो जीने का एक तरीका है, उससे हम पूरी तरह से कंपेयर कर पाता हूँ और निर्णय ले पाता हूँ कि ये सही है कि वो सही है, मैं कहाँ सुखी होऊँगा। ये ये जो भाव का जो मेरी मान्यतावश जीने का जो तरीका है, वो सही है कि सही समझ के आधार पर जीने का तरीका वो सही है। तो कंपेयर हो पाता है। और सही सही समझ के आधार पर जो जीने की वाली बात है, वही अब स्वीकार्य हो रही है। मगर उसके लिए भी एक सजगता चाहिए, वरना वो पुराने वाले ट्रैक पर चला जाना, वो तो गहरा संस्कार में चला जाना अपने आप हो जाता है। तो ये जैसे उसको एक उदाहरण के तौर पे देखें, तो हम मेरा मानो कि मैं बड़ौदा से देवगढ़ बारिया अप डाउन करता हूँ, मेरे क्लिनिक से बड़ौदा हम रहते थे। तो एक हमारा एक रोज का रास्ता रहता है, वहां मुड़ना है। मगर
आज मैंने डिसाइड किया कि रास्ता खराब है तो मैं आज सीधे से जाऊंगा, मगर जैसे डिसाइड किया, मगर जिस टाइम पे जो मुड़ना है उस टाइम पे मैं उस प्रेजेंट मोड में नहीं हूँ, तो मेरा वो जो हर रोज जाने वाला रास्ता है वहां मैं मुड़ जाता हूँ। और जो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वो सीधे वाले रास्ते घूम के जाना लाऊं, तो वो नहीं हो पाता है। तो फिर देखता हूँ ये कैसे मुड़ गया मैं। तो पता चलता कि मैं उस मोमेंट में सजग नहीं था। मैंने डिसाइड तो कर लिया वहां जाना है, मगर उस मोमेंट पे सजग न रहना, सजगता न होने के कारण मैं वहां मुड़ जा पुराने वाले रास्ते पे मुड़ गया। ऐसा ही मैं मेरे जीवन में भी देख पाता हूँ, हर मोड़ पे ऐसा हो रहा है। अगर सजग नहीं है तो रास्ता, ये प्रस्ताव आया है, मगर पुराने वाली बातों पे मुड़ना हो ही जाता है। तो अब सब अब आगे के स्टेप की बात करें, जो सही समझ क्या है। सही समझ तो यही बनती है, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व जो बना हुआ है उसी के अर्थ में कल्पनाशीलता चले, मेरे भाव विचार चले, वही सही रास्ता है, सही दिख रहा है। जो संबंध का भाव ही स्वीकार्य हो रहा है, विरोध का नहीं हो रहा है, तो स्वयं में देख पाता हूँ। व्यवस्था ही स्वीकार हो रही है, अव्यवस्था नहीं होती है। सह अस्तित्व ही स्वीकार हो रहा है, संघर्ष नहीं हो रहा है। तो संबंध की बात करें, तो मेरी पर्सनल बात करूं, तो मैं मेरी श्रीमती जी के साथ हमारा जो जुड़ाव हुआ, शादी हुई हमारी, तो वो हमको स्वीकार्य नहीं था कौटुंबिक दबाव की वजह से। मगर वो उस संबंध को हम जुड़ तो गए, पर हम उस संबंध निभा नहीं पा रहे थे, पूरे नहीं पढ़ पा रहे थे, अपनी समझ वहां तक नहीं थी। वो तो खुशी खुशी मेरे साथ जुड़ी, मगर मैं नहीं जुड़ पा रहा था। तो एक दिन मैंने उसको बोला, ऐसा संबंध मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, तो तू अपना रास्ता ले, मैं अपने हिसाब से मैं तेरे को सुखी नहीं कर पाऊंगा। मगर उसका जो एक जवाब आया कि आप मेरा कुछ भी कर सकते हैं, मैं मेरे पिताजी के पास वापस तो नहीं जाऊंगी, मैं आपकी हूँ। अब आप चाहे मुझे जिंदा रखो या न रखो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो ये बात होने से, ये चीज उस वक्त मेरे पास नहीं थी, ऐसी समझ, ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था। तो मैं अंदर से हिला, ऐसी चीज जो थी मेरे पास नहीं थी वो उसके पास थी, और वो मेरे को टच की। तो हम ये रिश्ते को बनाए रखने के लिए अंदर से एक तैयारी बनी। फिर तो हमारे ये दो बच्चे भी हुए, और मेरा जो लड़ना झगड़ना तो शुरू रहा, मगर हम चलते रहे। और जो मेरी जो आधार जो मैं बनाया था अस्वीकृति का, वो उसका मेरे को रूप जो है उसको थोड़ा हेल्दी थी। और जो उसका एजुकेशन मुझसे कम था, वो 12th थी, पास थी, तो मेरे को वो स्वीकार्य नहीं होता था। तो फिर ये चीज जब मेरे सामने दूसरी लेडी में कहीं भी मैं देखता हूँ तो मैं आकर्षित ही हो जाता था वहां। ये मैं स्वयं में देख पाता था। मगर हम ऐसे ही जीना हमारा चलता रहा, विरोध पूर्वक। मगर मैं पूरा जो मेरी जो 100% स्वीकृति है, जो एक जो पत्नी की रहती है, वो मैं नहीं दे पा रहा था, मैं अंदर से देख पा रहा था। मगर मेरी जी धर्म पत्नी से, वो तो अपना पूरी निष्ठा से मेरे साथ जुड़ी हुई थी, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। मगर एक वक्त इस दर्शन से जुड़ना हुआ, और इस दर्शन के प्रस्ताव के साथ जुड़ने के बाद जो संबंध की बात है, इस दर्शन से पहले आध्यात्मिक जर्नी तो मेरी काफी अंदर में कर ही रहा था, मगर वो जर्नी में मैं अकेला सा ही पड़ गया था, और अपने को डिप्रेस फील कर रहा था। मेरे संबंध भी छूटते जा रहे थे, और सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो एक डिप्रेस मोड जैसा लग रहा था। तो संबंध, इस प्रस्ताव की प्रति में जो मेरा जो जो आकर्षण हुआ है कि इस प्रस्ताव ने मुझे हर एक के साथ संबंध से जोड़ा। पहले तो मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ पूरी निष्ठा से जे उसको मेरी धर्म पद लाइफ पार्टनर के तौर पर पूरा उसको स्वीकार पाया। वो जैसी है वैसी है उसे देख पाया, और उसके
100% एक्सेप्टेंस मुझ में हुआ, स्वीकृति का भाव आया, और जो उसका जो एक सतीत्व का जो अंदर बात थी, उस उसको भी सही से मैं देख पाया, जो मुझ में नहीं थी ये। और उसको देख के एक ये संबंध स्थिर होने से, बाकी सारी संबंध मेरे स्त्रियों के बारे में जो थे वो अब काफी स्थिर होने लगे। कोई भी बच्ची है, कोई भी मेरे से बड़ी मेरी उम्र की लेडी है, मेरे से बड़ी है, तो उसको माँ, बहन और बेटी के रूप में अब दिखाई देने लगा। और अन्यथा जो भाव थे वो अब काफी संयमित हो गए, और कभी कभी वो भाव पुराने संस्कार बस दिख जाते हैं ऐसे इसी और नजर में, तो तुरंत दिख जाते हैं। मैं देख पाता हूँ कि ये व्यवस्था के अर्थ में ये भाव नहीं है। व्यवस्था तो यही है कि जो मेरी धर्म पत्नी है, और वही एक व्यवस्था के अर्थ में है, बाकी अव्यवस्था ही आएगी। और सह अस्तित्व, सह संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के साथ हर पल जीना, यही स्वीकार्य होता है। पर अगर जो हर पल की बात है, उसके लिए हर पल उस भाव के साथ जीने के अर्थ में अपने को, तन मन धन को पूरे तरह से नियोजित करने के अर्थ में ही लगे हुए हैं। और इसी के भाव से आपसे हम उसमें हम पूरे पड़े, इसीलिए इस प्रस्ताव के साथ आपके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, और आप सभी की हम पूरी सहायता ले रहे हैं। और हम इतने कृतज्ञ हैं कि हम मेरे घर में बैठे बैठे, सोते सोते भी आपसे जुड़ पा रहा हूँ, और ये आपके ज्ञान और समझ का लाभ भी मैं ले पा रहा हूँ। ये अभ्यास एक की मेरी समझ है। और अभ्यास दो की बात करें तो मैं हूँ, शरीर है, मेरे और शरीर के बीच सूचना का ही आदान प्रदान होता है। अगर मैं ध्यान देता हूँ, ये जो सूचना का आदान प्रदान होता है उस पे मैं ध्यान देता हूँ, तभी वो पता रहता है कि ये सूचनाएं आदान प्रदान हो रही है। वरना तो ये सूचना एक ऑटो मोड में भी चल रही है, मान्यता बस। जो ये सूचना जो सूचना शरीर को संकेत देना और शरीर में उठ रही संवेदना को पढ़ना, वो मैं सामयिक रूप से ही करता हूँ। हर पल उसकी जरूरत नहीं रहती है। बाकी तो शरीर अपने आप बना हुआ है, और मेरा होना हुआ भी अपने आप है ही। दो अलग अलग वास्तविकता के रूप में देखे तो मेरे अंदर जो क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं चल रही हैं, और शरीर का अंदर भी अपने शरीर एक अपने आप जो प्रकृति से मिला हुई एक प्रकृति से ग्रो हुई एक बेस्ट कृति है प्रकृति की, वो शरीर है। और मेरे और शरीर के बीच एक हार्मनी है, और एक दूरी है दोनों के बीच। इसी दूरी की वजह से ये हार्मनी है, और ऑटो मोड में वो मुझे बाय डिफॉल्ट मिला ही हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है। तो ये जो स्टेप की मैं तो ये दो स्टेप हुए। तीसरी उसके बाद की स्टेप की बात करें तो चौथे चौथे स्टेप में चौथे स्टेप में मेरे और शरीर के बीच कुछ जो एक दूरी है, वो कैसे नापते हैं? तो मुझ में कोई संवेदना उठती है, तीव्र तीव्र संवेदना उठती है, तो उसके साथ तो मेरा तदाकार में हो ही जाता हूँ, और वो उसको रिस्पॉन्ड ही हो जाता है। और वो भी मैं देख पाता हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं वो शरीर को बचाए रखने के अर्थ में जो गहरा संस्कार है अभी तक रहा है, उसी की वजह से अपने आप वो हो ही जाता है। जैसे कि मैं एक बार मैं जा रहा था, मैं सामने से बस आ रही थी और मैं बाइक चला रहा था, तो लास्ट मोमेंट तक उसकी एक ही लाइट जल रही थी, अपोजिट साइड की, वो ड्राइवर साइड की नहीं दिख रही थी। तो मैं देखा कि मैं पूरी तरह बस के पास चला गया था, और लास्ट मोमेंट पे मैंने वो देखी, बस की लाइट बंद है, बस दिखी। पहले तो मेरे में देखा वो बाइक है। तो लास्ट मोमेंट जो उसको स्टीयरिंग को मोड़ना हुआ, वो तो मैंने नहीं किया था, वो कोई
इस शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जो सिस्टम जो बना हुआ है अस्तित्वगत, उसी ने वो काम कर दिया और मैं वहां से बच गया। ऐसा हर एक छोटी छोटी चीजों में होता है। तो मैं संवेदना हूँ, संवेद मैं संवेदना में हूँ कि मैं संवेदना से दूर हूँ, ये बात इस इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ। और शरीर में जो संवेदनाएं उठती हैं तो उसके स्रोत को भी मैं देख पाता हूँ। तो बाह्य वातावरण का प्रभाव, ताप, गर्मी, दबाव, ये सब होता है। दूसरा, दूसरे मानवों को द्वारा जो किया जा रहा कार्य और व्यवहार, उसका भी एक प्रभाव वो आता है। और शरीर की एक खुद की एक स्थिति है, वो भी ये रिफ्लेक्ट होती है। वो सब मिलके संवेदना के रूप में मेरे पास, शरीर के पास आती है। और उसको मैं कैसे लेता हूँ, उसको जो लेने वाला तो मैं ही हूँ। उसको लेने की जो मेरी मान्यता के आधार पर मैं जो उसको वो लेता हूँ, तो मैं, पर मेरी जो प्रतिक्रिया, मुझ में प्रतिक्रिया होती है और मेरा परतंत्रता पूर्वक जीना हो जाता है। और जब भी वो चीजें सामने आती है, ये सोर्स जो संवेदना के शरीर में और उसको मैं जैसा है वैसा देखता हूँ, सही समझ के साथ देखता हूँ। तो मैं उस पे रिएक्शन न कर, प्रतिक्रिया न कर, प्रतिभाव पूर्वक उस कार्य और व्यवहार को कर पाता हूँ। जैसे कि कोई एक इंसान फटे फटे हुए कपड़े में खड़ा है और दूसरा एक सूट बूट में और लगा हुआ है। उन दोनों का मेरे पास जो है उसको मैं कैसे लेता हूँ, वो मैं स्वयं उसकी उसके पिक्चर तो मेरे सामने आती है दोनों की। और उसको मेरे लेने उसको कैसे लेता हूँ, वो मेरी मान्यता से लेता हूँ कि सही समझ यही है कि वो भी एक शरीर है, शरीर और जीवन के साथ है, सूट बूट वाला, और वो मेले गले कपड़े वाला भी वही है। और उसको जी चलाने वाला, उसमें भी एक जीवन है और शरीर है, इसमें भी एक जीवन है और शरीर है, वैसा देख पाता हूँ। तो वो जो जो भ्रम रहता है, एक को ज्यादा मानना, दूसरों को कम आंकना, वो वही पे जो जैसा है वैसा देख पाते हैं और उसी हिसाब से कार्य और व्यवहार कर पाते हैं। तो ये ये अपना छठा स्टेप हो गया शायद। और इसके बाद मैं हूँ, शरीर है, शून्य है। तो मैं, मेरा होना, अपने आप, मेरा होना अपने आप हुआ हुआ है। शरीर भी अपने आप बना हुआ है। जो एग्जिस्टेंस में जो विकास, जो एग्जिस्टेंस में जो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था से जो विकसित होने की एक बात है, उसी के अर्थ में मेरा शरीर मेरे को मिला हुआ है, वो अपने आप मिला हुआ है। और मेरा जो जीवन उसी कड़ी में आया हुआ है। और इस दोनों हैं कहाँ, तो वो शून्य में ही है। तो शून्य मेरे बाहर भी है, मेरे भीतर भी है। और मैं पूरी तरह से शून्य में हूँ। जैसे मैं हूँ ऐसा हर एक इंसान है। तो कोई विशिष्टता का जो भाव जो बनता है, वो तो सारी मान्यता ही है। बाकी अस्तित्वगत तो एक ही तरह से हम सब हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और इस प्रस्ताव में आने से पहले जो मेरा मूलभूत प्रश्न था कि मैं, ये जो जो हो रहा है एग्जिस्टेंस में, ये कैसे हो रहा है। मैं जब छोटा था तब भी मेरे कभी कभी ऐसा ध्यान जाता, मेरे हाथ को देखता था, तो ये क्या है, ये ऐसा ग्लिम्स मिल के मैं छोड़ देता, ऐसा ऐसा भाव तो आता आता था, ऐसा ये शरीर को देख के मैं छोड़ देता था, फिर अपने में खेलने लग जाता था। मगर वो पता नहीं चलता था कि ये कुछ न कुछ ऐसा होगा
कि शरीर और जीवन के बीच में दूरी के बारे में आगे मैंने कोई प्रयास किया होगा अगले जीवन यात्रा में, तो ही मैं ऐसे फील कभी कभी आता था। मगर जैसे ये अध्ययन इस मैं कौन हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, उसी अर्थ में जब मैं लगा हुआ था, इस प्रस्ताव से पहले भी मैं लगा हुआ था। पहले मैं शुरुआती दौर में जो मेरी लाइफ में जो वो आई, उस टाइम से ही जो मेरी धर्म पत्नी की स्वीकृति नहीं, उसी वजह से मैं अंदर से हिल गया था। तो मैं गीता जी से जुड़ा, फिर ओशो से भी काफी इंस्पायर रहा। मगर उसमें ये सब अध्ययन करते करते एक निष्कर्ष में मैं जा पाया था कि जो भी सामने दिख रही है चीजें, चाहे हवा हो, सॉलिड हो कि लिक्विड हो, उसी रूप में सभी चीजें दिख रही हैं, तो उसके मूल में तो परमाणु ही है। और परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्यों घूम रहे हैं? वो पावर, उसको कहाँ से ताकत मिल रही है, कैसे घूम रहे हैं? तो जो घूमना है उसका, इलेक्ट्रॉन का, वही इस जो स्थिर पदार्थ दिखती है, मगर अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो वो घूमने की जो ताकत जो ले रहे हैं, वो जो ले रहे हैं वही कुछ है, ऐसा मैं मान के वहां जाके मैं रुक जाता था। और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर जो परमात्मा कुछ चलाने वाली चीज है, तो यही प्रेरणा और ताकत देने वाली चीज है, तो यही कहीं है, ऐसा मान के मैं रुक जाता हूँ और अपने कार्य में लग जाता था। मगर इस दर्शन में मैं सोम भैया की शिविर मेरे क्लिनिक में बैठे बैठे ही सुन रहा था। तो उनका जो एक शब्द बोलना कि ये खालिस्तान खाली नहीं है, यही आधार है। तो जो मेरी जो कड़ी कम पड़ रही थी, उसका जवाब मुझे इस प्रस्ताव से मुझे मिल गया। और ये मिलने से सभी कड़ियां जुड़ने लगी। जुड़ते जुड़ते हर जगह संबंध ही दिखने लगा, व्यवस्था दिखने लगी, और सह अस्तित्व को देखने की जो बात है, उसको देखने का होने अपने आप से होने लगा। पहले तो माहिती के रूप में ही होता हुआ, मगर वो जो माहिती के रूप में जो आया है, अब इस अभ्यास की वजह से उसको कैसे जी पाए, जी पाने के अर्थ में अब ये अभ्यास मॉर्निंग सेशन बहुत कारगर साबित हो रहा है। और ये मॉर्निंग सेशन को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है कि हर एक छोटी छोटी चीज पता चलती है। और इतना खूबसूरत अभ्यास डिजाइन करने के लिए यूएचवी टीम, गणेश बागरिया जी और कुमार भैया, ये सोम भैया, ये सभी के प्रति पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये जो सोम भाई त्यागी जी हैं, सुरेश पटेल हैं, इन सभी का बहुत रोल रहा है मेरे इस अध्ययन यात्रा में। उन सभी के प्रति और यूएचवी की पूरी टीम के प्रति मैं पूर्ण श्रद्धा अपनी प्रस्तुत करता हूँ। और स्वयं बाबा जी को भी मैंने घंटों सुना है, उनको यूट्यूब में जितने भी वीडियो देखे वो खंगाल के मैं सुनता ही रहा था। और उसमें भी मुझे काफी समझ, उनको सीधा सुनने में भी काफी समझ मेरी क्लियर हुई थी। मगर उस समझ को जीने के अर्थ में इस मॉर्निंग सेशन अभ्यास एक और देव का बहुत बड़ा रोल हुआ है। और मैं उसको अब स्टेप बाय स्टेप जी पा रहा हूँ। तो अभी जो सुख स्वभाव है कि प्रभाव है कि दबाव, उसको भी देख पा रहा हूँ। सुख स्वभाव है, वही स्वीकार हो रहा है। प्रभाव और दबाव पूर्वक जीना तो जीने का अभ्यास तो है, मगर सुख स्वभाव पूर्वक जीने का अभ्यास ये मॉर्निंग सेशन है। और उसी से उस अभ्यास को गहरा करके सुख स्वभाव को जीवन में हर पल हर क्षण सुनिश्चित करने के अर्थ में ही पूरा तन मन धन लगाने का बात मुझ में बनती है। और भागीदारी की मैं बात करूं तो मैं
स्वयं में भागीदारी, मेरे शरीर को जो आज शुद्ध खुराक, हवा और पानी चाहिए, वो मैं वो ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उसी में मैं परतंत्र हूँ। तो मैंने अभी मेरे क्लिनिक से 10 किलोमीटर दूर एक जमीन भी रखी है और उसको अब ग्रो करके वहाँ प्राकृतिक खेती भी करने का मन बना है। वैसे भी मैं खेडूत हूँ, खेती किया हुआ मैंने छोटे से, तो वहाँ भी मेरे को आकर्षित कर रहा है। तो वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ, वहाँ उसको डेवलप करूंगा। और मैंने इसके लिए असिस्टेंट डॉक्टर को भी जोड़ लिया है कि जैसे मैं उसको समय भी जुटा पाऊं और मेरा जो प्रैक्टिस चल रहा है वो भी बाधित ना हो। और मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है, मेरे 2 बच्चों की, मेरी पत्नी की, उनकी समृद्धि के लिए जो चाहिए वो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और समझ की बात तो वो समझेंगे ही, ऐसा बात है, वो आज नहीं तो कल समझेंगे ही। तो ऐसी मेरी बात है। और मैं भागीदारी थोड़ी कर पाया हूँ यूएचवी टीम में, कॉलिंग किया था और कॉलिंग करके फीडबैक भी लिया था। मगर वो और ज्यादा भागीदारी तो नहीं है मेरी। मगर 5 साल के बाद मेरे बच्चे अपनी करियर में स्थिर हो जाए तो फिर मैं पूरा अपना तन मन धन इसी में लगाने के अर्थ में मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। इतनी मेरी शेयरिंग है। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। नमस्ते हसमुख जी। नमस्ते दीदी। मैंने आपकी शेयरिंग पहले भी सुनी है 2-3 राउंड, बट ये शेयरिंग मुझे लगा आप बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना दिल से, जो अपने अंदर गहराई में आपने देख के जो शेयर किया है आज, बहुत ईमानदारी से और बहुत सरलता से आपने इस पूरी बात को रख दिया। इसमें बहुत मुझे लगता है कि सबके सामने ये बातें पहले तो अपने में देखना, उसको एक्सेप्ट करना और फिर दूसरों के सामने कह पाना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम अपने में कुछ कमी या जो हम समझते हैं कि हमें अपने में सुधार करना है, हम वो अपने में एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबके सामने उस बात को रख भी पाते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि जिससे कि हम उससे उभर कर बाहर भी आ पाते हैं, जो कि आपने भी बताया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सूक्ष्म तरीके से आप देख रहे हैं, इस अभ्यास को कर रहे हैं और बहुत गहराई में जा रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब तक जो भी आपने अपने में किया है ये काम, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। और मुझे लगता है कि ये बात के आपकी पत्नी भी जुड़ पाई, भले ही अभी शेयर ना करें, कोई बात नहीं, जब भी शेयर करेंगी मैं मधुमती जी से भी कहना चाहूँगी कि कितना देख पा रहे हैं, कितने स्टेप्स कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, बट जब हम शेयर करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने में देख पाएँ कि हमें अभी कितना काम करना है। और जब हम शेयर करते हैं तो जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से एक प्रोत्साहन होता है कि वो भी कर सकते हैं या वो भी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो दोनों बातें ही दूसरों के लिए भी लाभदायक होता है और अपने लिए भी। तो इसलिए शेयरिंग को इतना महत्व दिया जाता है। बट आप जब भी रेडी हों तो अपने हिसाब से जब आपका मन करे अगले राउंड में आप ज़रूर शेयर करें। मुझे लगता है कि इससे बहुत हसमुख जी को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि आप सुन ही नहीं रहे बट आप शेयर भी करना चाह रहे हो।
तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। हाँ